हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग जो आपका क्लास 10 मैथमेटिक्स है उसका बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और इससे बाहर आपकी बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं। टारगेट 90 प्लस है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले समझ लेना, फिर आप लोगों को ये सारे प्रश्न समझना है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा है। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, ये √5 की जगह आपका √7 पूछ सकता है, √3 पूछ सकता है, ऐसे आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जो थ्योरी है ना, पूरा ऐसा ही रहेगा जैसा मैं आपको बताने वाला हूं। और ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो इसे आप लोग पहले कैसे सिद्ध करना है वो आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ये एक वास्तव में अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहले आप मान लो कि माना जो आपका √5 है ना, √5 एक क्या है? परमीय संख्या है। क्या मानोगे? परमीय संख्या है। सबसे पहले आपको यह मानना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यह मानना है और लिख देना है, माना √5 एक परमीय संख्या है। ओके, तो यहां आप लोगों को सबसे पहले मान लेना है। फिर आप लोग अगर ये परमीय संख्या आपने मान लिया तो परमीय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बट यहां एक शर्त है, जहां आप लोगों को पता होना चाहिए, जहां जो आपका क्यू है यानी कि हर है इज नॉट इक्वल टू 0। यहां जो आपका हर दिया हुआ है क्यू, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब आप लोगों को ऐसा लिखना है। फिर आप लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, लेकिन थोड़ा सा और स्टेप बढ़ा लो। यहां से आप P बराबर क्या लिख सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करा के √5Q। ठीक है, इसका आप इससे मल्टीप्लाई करा लोगे तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। ठीक है, आपकी ये पक्ष है, एक ये पक्ष है, तो आप क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ओके, वर्ग करना तो आता ही होगा, बहुत आसान है वर्ग करने पर। ठीक है, देखो यहां आप लोगों को वर्ग करने के लिए आपका जो P है, P का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग करोगे, और √5 Q का वर्ग करोगे तो √5 का वर्ग हो जाएगा। आप लोगों का देख लो, यहां आपका √5 है एंड इंटू Q, इन दोनों का आप वर्ग करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P², ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा Q²। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देख लो, आप लोग ध्यान से देख लो। फिर आप लोगों को क्या करना है, यहां अगर आप देख सकते हो, यहां आप लोग देखो, अगर आप बराबर लगाओ, यहां Q² इस 5 को आपको P² के नीचे ट्रांसफर कर लेना है, यानी कि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आगे Q² करके बराबर आप लिख सकते हो P² बटे में 5 लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वही चीज है, मैंने इस Q² को इधर रख दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं, चाहे आप इसे इधर रखो या उधर रखो। तो यहां से आपको पता चला कि Q² बराबर P² बटे 5। अब आप लोग याद रखना, यहां आप लोगों को एक शर्त लिखना है, जो कि आप लोग याद रखना, यहां आप लोगों को लिखना है, अगर जो P² है, P² 5 से ये देखो, P² जो है ये 5 हर है ना, 5 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। P² 5 से विभाज्य है, तो एक बात याद रखना, तो आपका जो P होगा, यानी कि P होगा, P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी संख्या जो आपका 5 है, P भी संख्या 5 से विभाज्य होगा। याद रखना, अगर आप लोगों का P² 5 से विभाज्य है तो P² संख्या भी 5 से विभाज्य होगा, यानी कि अगर P² 5 से कटेगा तो P भी 5 से कट जाएगा। ठीक है, यह आपको शर्त लिखना है। इतना लिखने के बाद आप लोग यहां एक मान लो, माना जो आप लोगों का P है, P इसको आप 5PM मान लो।
अगर आपका √3 हो तो आपको p बराबर √3 रहे, अगर सिद्ध करना हो तो आपको यहाँ 3m मानना है। अगर √2 हो तो यहाँ आपको 2m मानना है, ठीक है। लेकिन यहाँ 5 है अंडर रूट में, तो यहाँ 5m हमने माना है। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ आपका पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ q² यानी कि q² आप ऐसे ही रहने दो और p² के स्थान पर आप 5m का स्क्वायर कर लो, बटे में आप ये क्या है 5 रहने दो, ठीक है। अब यहां से आपका हो जाएगा q² बराबर 25m² बटे में 5 से 5 यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि q² बराबर 5m²। ओके, यहां से हम लिख सकते हैं m² बराबर q² बटे में 5 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां से आपको ये लिखना है m² जो होगा वो बराबर होगा q² बट्टे में 5। वही शर्त फिर से लिखना है जो आपने यहां लिखा था, वही चीजें आपको दोबारा लिखना है। यहां आपको q के लिए लिखना है, जैसे तब आपका अगर q है, q 5 से, जो q है देखो q 5 ये है ना, 5 से विभाज्य है, से विभाज्य है, ठीक है। अगर ये विभाज्य है तो आपका जो q² भी 5 से विभाज्य होगा। याद रखना, एक बार आपको p को टारगेट बनाना है, एक बार q को होगा। जैसे हमने क्या किया है, एक बार मैंने ये लिखा है यानी कि p को p² भी 5 से विभाज्य होगा, एक बार q को लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ p और q दोनों हो चुका है। अब आगे आप लोगों को क्या लिखना है, देखो हमें अब क्या हो गया, आपका जो ये अलग अलग सारे 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका इसका भी है। तो अब आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा लिखना है, फिर आपका सवाल एंड हो जाएगा। यहाँ अब आप लिखो अतः, ध्यान से देखो, जितना बताया जा रहा है उतना ध्यान से समझो। अतः यह जो है ना, यह विरोधाभास, क्या लिखना है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्योंकि जो आप लोगों का, क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार, जो हमने कल्पना किया था, कल्पना के अनुसार, हमारी कल्पना के अनुसार क्या है, P और Q में, ठीक है, एक से अतिरिक्त क्या है, एक से अतिरिक्त, ध्यान से समझना, इसको ब्रैकेट बंद कर लेना, कोई अभाज्य गुणनखंड, कोई जो अभाज्य गुणनखंड क्या नहीं है, सर्वनिष्ठ नहीं है। क्या नहीं है, सर्वनिष्ठ नहीं है। देखो आपका इसके एक के अतिरिक्त कोई अवनिष्ठ गुणनखंड क्या नहीं है, सर्वनिष्ठ नहीं है। अब आप लोगों को अतः जो आप लोगों का यह संकेत करता है कि जो आपका √5 है, √5 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, √5 क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः जो आपका √5 है एक अपरिमेय संख्या है। हमें यही सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से आपको पता चल गया √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, बस इतना आपका क्वेश्चन रहेगा। अगर इतना लिखोगे तो आपको फुल मार्क दिया जाएगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, केवल हमारा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, चाहे आपका p के लिए हो चाहे आपका q के लिए हो, क्या है, 5 ही है। तो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सर्वनिष्ठ नहीं है। अतः जो हमारा √5 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत आसान तरीका है, अगर आप ऐसे लगाओगे तो आपको फुल मार्क भी दिया जाएगा और काफी अट्रैक्टिव भी लगेगा, आप लोगों को एग्जामिनर फुल मार्क देगा। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा BIMP है, NCERT का सारे हैं। देखो, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, मतलब आपका जो अंश है उसमें हम 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें,
तो भिन्न एक में बदल जाती है। अगर हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा लें तो भिन्न किस में बदल जाती है? एक में बदल जाती है। और यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 में बदल जाती है। केवल हर में एक जोड़ना है तो इसमें बदल जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको भिन्न ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसको मानना पड़ता है। जैसे आप लोगों को भिन्न ज्ञात करना है तो आप लोग मान लो, माना भिन्न का अंश जो है क्या है? भिन्न का अंश, भिन्न का अंश आप लोग x मान लो तथा हर जो है क्या है? हर को आप y है। तब आपका भिन्न क्या होगा? भिन्न बराबर होगा x/y, क्योंकि अंश और हर से ही भिन्न बनता है। ऊपर अंश रहेगा, नीचे हर रहेगा और एक भिन्न बन जाएगा। तो ये हमने भिन्न मान लिया। अब यहां से आपको क्या पता चलता है? अगर हम x और y की वैल्यू पता कर लें तो हमारा भिन्न पता चल जाएगा कि नहीं? पता चल जाएगा ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आप लोगों का भिन्न जो है, देखो यहां यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में आपको एक जोड़ना है तथा आप लोग हर में एक घटा लें। तो यदि आप लोग यहां लिख दो, यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए और हर में एक घटाया जाए तो आपका भिन्न कैसा हो जाएगा? यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए तथा हर में से एक घटाया जाए, एक घटा लिया जाए या घटाया जाए, ठीक है। तो आप लोगों का जो अंश और हर, देखो अब आप लोगों का भिन्न क्या है? भिन्न है x/y। तो x यानी कि आप लोगों को x यानी कि अंश में एक जोड़ लेना है और हर में एक घटा लेना है, ठीक है। ऐसा भिन्न हो जाएगा। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भिन्न घटाया जाए तो भिन्न आपका ऐसा हो जाएगा ना, या फिर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, आपको पता है। और परंतु प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न के अनुसार भिन्न किस में बदल जाता है? प्रश्नानुसार वह एक हो जाती है, वह एक हो जाएगी, एक हो जाएगी। बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ऐसे ही आपको लिखना है। यानी कि अगर आप, ये आपका भिन्न है, यानी कि x में आप +1 जोड़ लो और आप लोग हर में एक घटा लो तो आपका ये एक में बदल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दो क्लास मल्टीप्लाई करा के, यानी कि ये हो जाएगा x + 1 बराबर y - 1। ओके, ऐसा हो जाएगा ना। अब यहां से अगर x और इसको आप लोग क्या करो, x बराबर आप लोग y और ये आपका -1 है, इधर से एक आएगा -1, तो ये हो जाएगा x = y - 2। यहां से हमें x की वैल्यू पता चल गई, यानी कि x की वैल्यू, ठीक है, ये हमें पता चल गया x बराबर y - 2। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमें पता चला कि x बराबर y - 2 हो गया। अब दूसरे में आपका क्या कह रहा है? परंतु यदि भिन्न के, जो आपका भिन्न के हर में एक जोड़ा जाए, यानी कि यहां फिर कह रहा है, देखो क्वेश्चन में फिर कह रहा है यदि हर में एक जोड़ा जाए। अब दूसरा आपको समीकरण मिलेगा ना, एक समीकरण मिल गया। यदि भिन्न का जो हर है, भिन्न के हर में एक जोड़ा जाए। देखो प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं, जो कह रहा है वही मैं कर रहा हूं। देखो अगर आप जोड़ा जाए तो, ठीक है, जोड़ा जाए तो अब देखो मैं भिन्न के यहाँ अंश में कुछ नहीं जोड़ूंगा, केवल हर में कि मैं क्या जोड़ लूंगा? एक जोड़ लूंगा। तो आपका भिन्न 1/2 हो जाती है, सीधा क्वेश्चन में लिखा गया है। तो भिन्न 1/2 हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 2x = आपका हो जाएगा y + 1। यानी कि यहां आपका क्या समीकरण हो गया? ये। अब आपका ये पूरा जान लो समीकरण हो गया, इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, अब समीकरण 1 आपका हो गया और समीकरण 2 दोनों मिल गया ना।
अब यहाँ जो आपकी x की वैल्यू है समीकरण फर्स्ट में, जो x की वैल्यू है आप समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। यानी कि आपका x का मान, या फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर अगर आप समीकरण 2 में रख दोगे तो फिर देखो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। x और y का मान देखो, यहां से आप 2 लगाओ और x की वैल्यू हमारी है y माइनस 2, ठीक है। फिर यहां आप लोग बराबर लगाओ और y है y एंड ये है +1, ठीक है ना। यहां से 2y हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूनाई 4 हो गया ना। यानी कि आपका इससे हो गया मल्टीप्लाई और यहाँ y है एंड यहाँ +1 है, ठीक है। समझ में आया। अब यहां देखो, यहां से आप 2y कर लो, यहां से आपका प्लस में है y है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर यहां आपका +1 है और इधर ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 4। यानी कि यहां से आपका y बराबर 5 मिल गया। पहले हमें क्या मिला, y का मान मिल गया, ठीक है। y की वैल्यू हमें पहले मिल गई 5। अगर y की वैल्यू मिल गई तो अब आप लोग y का मान समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 हमारा कितना है, x इक्वल टू वाई माइनस 2। यहाँ देखो समीकरण 1 x इक्वल टू वाई माइनस 2 और x बराबर यहाँ में 5 माइनस 2, यानी कि x बराबर हमारा 3 आएगा। यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल गई है। अब आप लोग बता दो खुद कि भिन्न क्या होगा। भिन्न आपका क्या होगा, अब हमें भिन्न ही पूछा है ना क्वेश्चन में। भिन्न देख लो, यहाँ वह भिन्न क्या है, तो भिन्न को मैंने x बटे वाई माना है ना, तो यहाँ x बटे वाई कर लो और हमारा जो भिन्न होगा वो होगा x की वैल्यू हमारी 3 है और y की वैल्यू 5 है, यही हमारा भिन्न हो जाएगा। काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। ये है हमारा 3/5 आपका भिन्न हो जाएगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 और काफ़ी आसान है, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो तुरंत लगा दोगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो। जितना बताया गया है ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके ही जाना है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है द्विघात समीकरण का। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, ठीक है, 27 हो और गुणनफल जो है वो 182 हो। योग हमारा 27 हो तथा गुणनफल हमारा 182 है। तो अब आप लोगों को दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो पहले आपको मानना पड़ेगा, माना आपका एक संख्या, पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना, पहले एक संख्या मान लो, माना एक संख्या बराबर x। सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि एक संख्या जो है वो हमारा बराबर क्या है, x है। x हमने एक संख्या माना। अब आपको दूसरी संख्या, चूंकि आप लोगों की जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, आई होप कि आपको पता होगा। दूसरी संख्या देखो, अगर आपका दोनों संख्याओं का योग कितना है, 27 है, तो फिर एक संख्या मैंने x मान लिया, तो दूसरी संख्या अगर मैं 27 में से x की वैल्यू घटा दूं तो फिर मुझे दूसरी संख्या मिल जाएगी ना, मिल जाएगी। तो ये हमारा दूसरी संख्या है। अब इन दोनों का योग तो 27 है, योग कितना है, 27 है, ठीक है, और इनका गुणनफल जो है वो है 182। क्या है, 182। तो अब आप लोग क्या करो कि तब संख्याओं का गुणनफल, तब जो संख्याएं हैं, संख्याओं का गुणनफल, यानी कि आपको क्या करना है, जो दोनों संख्याएं हैं उनको गुणा कर लेना है। यानी कि बराबर x आपकी एक संख्या है, दूसरी संख्या है 27 माइनस x, और इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और हमारा जो गुणनफल है वो है 182, और ये है हमारा x आपका 27x है ना,
27x एंड माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप बराबर कर लो। देखो आपको एक तरफ लेना है, ये माइनस है तो ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ये आपका क्या है, प्लस है तो इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा 27x, और ये हमारा ऐसा ही रहेगा 182 बराबर 0। अब ये देखो आपका एक समीकरण बन चुका है। ये क्या हो गया, एक समीकरण बन गया। अब आपको क्या करना है, जोड़ने घटाने पर 27 गुणा करने पर 182। अब आप लोगों को बता दें एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आप 14 में 13 जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 27, और गुणा करोगे तो 182 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस आपका ये 13 है, सॉरी 13x एंड प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो x माइनस 14 हो जाएगा, यहाँ से आप 13 कॉमन ले लो तो x माइनस आपका यहाँ से भी 14 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x माइनस 14 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब देखो, अब आप लोगों को दोनों आपको वैल्यू कैसे पता करना है। अब देखो आपको क्या करना है, एक बार x माइनस 14 को बराबर 0 रखना है, यानी कि x बराबर आपको 14 एक वैल्यू, यानी कि x का एक संख्या मिला है, चाहे आप पहली संख्या मानो चाहे दूसरी संख्या। अब आपको दूसरी संख्या जो मिलेगी x माइनस 13 बराबर 0 और x बराबर आपको मिलेगा 13। ये आप चाहे पहली संख्या 13 मानो, दूसरी संख्या 14 मानो, क्योंकि दोनों का योग कुल मिला के कितना है, 27 है। क्या है, 27 है। दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो हमारा 27 हो जाएगा। तो अब आप पहली संख्या या फिर आप दूसरी संख्या चाहे जो मान सकते हो। तो यहाँ आपको नीचे क्या लिखना है वो ध्यान से देखो आप लोग। यदि जो आपकी पहली संख्या है, जो पहली संख्या है वो 14 है, तो आपकी दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या आपका 13 होगा। और अगर आप मान रहे हो, और यदि आप पहली संख्या क्या मान रहे हो, पहली संख्या आप 13 मान रहे हो, तो दूसरी संख्या क्या होगा, 14 होगा। चाहे 13 को पहली संख्या मानो, दूसरे को 14 मानो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का योग हमारा कितना है, 27 ही होगा, चाहे आप जो पहली संख्या मानो चाहे आप दूसरी संख्या मानो। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड हार्ड सवाल है। इजी नहीं है स्टूडेंट, हार्ड है। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे बच्चे यही गलतियां कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को भूल जाते हैं। और आपका बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन आपके लिए इजी भी नहीं है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते चलना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सारे क्वेश्चंस आपको समझाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छोड़ा जाएगा, सारे क्वेश्चन समझाए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। अब हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज का है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आया भी है, जैसे ERT का भी है, कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु आपका D इस प्रकार स्थित है, जो आपको कोण ADC कोण बराबर है कोण VAC के। देखो चित्र में ये आपका D बिंदु है, एक त्रिभुज है, उस पर ऐसा स्थित है ना कि A एंड D एंड C, ADC ये कोण, और आपका जो ये कोण है, और यहाँ जो आपका D यानी कि आपका ये कोण, एंड ये आपका जो VA एंड C VAC ये दोनों आपके बराबर हैं। तो दर्शाना है आपको कि CA स्क्वायर यानी कि C एंड A स्क्वायर ये बराबर होता है आपका CV, यानी कि ये जो CV है एंड CD के। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे दर्शाना है, सबसे पहले आप लोग समझो। ठीक है, यहां आपको दिया क्या है, देखो त्रिभुज का चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है और हार्ड भी है। बहुत सारे समय निकल जाते हैं त्रिभुज का चैप्टर लगाने में। ठीक है, और ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना। अगर नहीं शुरू किया है त्रिभुज का चैप्टर तो छोड़ देना, आप लोग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर उस पर ध्यान देना। ठीक है, जो आपका ABC में
जो आपका VC है, VC पर इसमें आप लोग दो थ्योरम केवल लगा लेना, उसी में से आएगा। एक थेल्स प्रमेय, एक आपका जो पाइथागोरस प्रमेय, इसी दो में से कोई एक आता है, वही आपका 4 नंबर का रहेगा बस, ठीक है। पर आपका एक बिंदु जो है D इस प्रकार है कि जो आपका कोण ADC वो बराबर विभाजित है, यानी कि बराबर है BAC के। सीधा लिखा हुआ है, जो हमें दिया है ये इतना, ठीक है। अब आप लोग ये चित्र देख लो। अब हमें ये सिद्ध क्या करना है, अब पहले आपको दिया है लिखना पड़ता है त्रिभुज में। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ये सारी चीजें आप लिख देना, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको करना है कि जो आपका CA² है वो बराबर है CV इंटू CD के। देखो यहाँ आपका जो C है दोनों में कॉमन है, इसमें भी C है, इसमें भी C है, ठीक है। C दोनों में कॉमन है, ये याद रखना, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। अब आप लोग देखो, उपपत्ति आपको लिखना है, यानी कि प्रूव जो आपको करना है उपपत्ति। अब यहाँ आप लोग प्रूव करना स्टार्ट करो। देखो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, जो आपका त्रिभुज CDA, ध्यान से देखो CDA, ये आपका और जो आप लोगों का त्रिभुज CAB, यानी कि CAB, आपको एक बार ये लेना है, एक बार ये लेना है, ठीक है। पूरा लेना है, फिर इधर वाला, ओके। तो इतना लिखे, ध्यान से समझना। यहां आपका जो है कोण आपका ADC बराबर है कोण VAC के। देख लो सब कुछ दिया हुआ है, ये कोण आपका बराबर है, सीधा लिखा हुआ है, दिया है हमें, ये क्या है, दिया है। कोण आपका बराबर हो गया। अब कोण आपका बराबर हो गया, अगर आपका कोण बराबर हो गया तो अभी हमारा और कुछ चीजें इसमें बराबर हैं। जैसे आप लोगों का कोण बराबर हो गया, अब आप लोगों को क्या करना है, यहां जो आप लोगों का है, ओके, अब ये हमें दिया है, और आपका ये कोण ACD ये बराबर है कोण ACB के, ओके, ये समझ में आया। अब आपका एक उभयनिष्ठ कोण है, जैसा कि आपको दिख रहा है CAD इक्वल टू AVC, जो आपका देखो यहाँ आपका जो C एंड A एंड D, ठीक है, इसमें आपका A और आप देखो यहाँ अब आप लोगों का लिखा हुआ है AVC, इसमें उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। तो ये आपका उभयनिष्ठ कोण है, क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। अगर उभयनिष्ठ कोण है तो यहाँ आप लोगों का कोण हो चुका है, कोण, तो यहाँ आप लोगों का ये जो होगा ना, ये आपका त्रिभुज, जो आप लोगों का त्रिभुज CDA, ये आपका सर्वांगसम होगा त्रिभुज CAB के, यानी कि जो आपका CAB है CAB के। अगर ऐसा हो गया, यानी कि आपका स्वतः समान है ये सारी चीजें, अब आप लोगों का ये प्रूव भी हो गया समझो। अतः अगर ये हो गया तो आप लोग इसे समान यानी कि अनुपात में लिख सकते हो। जैसे आपका CA यानी कि CA आपको यहाँ लिखना है CA बटे CD, आपको अब ये लिखना है CA बटे CD, ये बराबर है CB, यानी कि जो आपका C एंड V है CV बटे यहाँ CV है बटे CA, ओके। अब यहाँ अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ से CA² बराबर हो जाएगा आपका CV इंटू CD के, और यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 त्रिभुज का है। देखो त्रिभुज के क्वेश्चंस में थोड़े थ्योरम होते हैं जो आपको प्रूव करने के बाद ही पता चलते हैं, जैसे थेल्स प्रमेय, थेल्स का विपरीत, पाइथागोरस प्रमेय, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था और एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैंने आपको समझा दिया। तो इसको भी नोट कर लेना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां आप लोग देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए जो बिंदु आपका है बिंदु P, आपका जो बिंदु P है वो
2, क्या है 2, और जो आपका क्यों है वो 10, y के बीच की दूरी भी दिया हुआ है 10 मात्रक दूरी भी आपको दिया हुआ है और P और Q भी दिया हुआ है। तो अब आप लोगों का जो y यहाँ लिखा हुआ है इसी की हमें वैल्यू ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग बहुत आसान तरीके से ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आप लोग यहाँ देखो, आप लोगों को बीच की दूरी भी दी हुई है, यानी कि आपकी बीच की दूरी है 10। फार्मूला तो पता ही होगा, फार्मूला आपका x1 माइनस x2। तो यहाँ x1 क्या है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। ठीक है, और हमें दूरी दी हुई है। तो यहाँ x1 पहले हमें लिखना है, x1 हमारा कितना है x1 2 है, माइनस आपको 10x2 है, इसका वर्ग करना है। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ लगाना है प्लस, और y1 कितना है 3 एंड y2 हमारा कितना है, ये हमारा y2 है। ठीक है, y2 हमारा है, ये आपका -3 है, ये -3 ये -y है, इसका वर्ग कर लो। ठीक है, अब आप लोग देखो ध्यान से देखना, यहां अब आप लोगों को क्या करना है, इसका आप लोगों को वर्ग हटाना है। क्या करना है, इसका जो आप लोगों का वर्ग है, ठीक है, ये जो आपको अगर अंडर रूट हटाना हो अभी हम लोग हटाएंगे। यहाँ आपका 10 हो गया, और यहाँ आप लोग इसको क्या करोगे, अभी लगाए रहो, यहाँ से आपका ये घट जाएगा, यानी कि -8 का आपको वर्ग कर लेना है, और यहाँ माइनस। अब आप लोग देखो ध्यान से, यहाँ आप लोगों का प्लस है, और यहाँ से आप लोग देखो, यहाँ से आपका 3 का वर्ग होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो गया, और इधर आपको प्लस लगाना है। देखो y का वर्ग होगा y स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर आपको प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग देखो, अब आपको प्लस यानी कि 2ab -2ab करना है। ठीक है, ए वी। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से जब आपका ये मल्टीप्लाई होगा तो ये +6y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो फिर प्लस हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ आप लोगों को अब दोनों पक्षों का आप वर्ग कर लो। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ इसका वर्ग करोगे 100 हो जाएगा, और इसका वर्ग करोगे तो आप लोगों का जो अंडर रूट है वो हट जाएगा। तो 8 का वर्ग आपका 64 हो गया, प्लस आप लोगों का 9 ऐसा ही रहेगा, प्लस y स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, एंड प्लस 6y आपका ऐसे ही रहेगा। ओके, अब आप लोग क्या करो, यहां आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, अब आप लोग इसको जोड़ घटा लो जो आप लोगों का हो। ओके, ये आपका देखो यहाँ 100 है, और यहाँ अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 73, और ये y स्क्वायर प्लस 6y। ओके, अब इन सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लो, जैसे आप लोग इधर है तो इधर ही रहने दो। ये आपका y स्क्वायर है। ठीक है, यहां आप लोगों का y स्क्वायर है। ओके, ठीक है, y स्क्वायर, और ये आपका +6 है 6y, और इधर आपका ये प्लस कितना है 73, और ये आपका 100 आएगा इधर, तो ये हो जाएगा -100 बराबर 0। यहां से हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y एंड प्लस आप लोगों का प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएगा, और 100 में से जब आप 73 घटाओगे तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, 27 हो जाएगा और बराबर 0। अब ये देखो आपका एक समीकरण बन गया, y स्क्वायर प्लस आप लोगों का 6y माइनस 27। तो अब आप लोगों को एक काम करना है, जोड़ने घटाने पर 6 और गुणा करने पर 27, आपको एक फैक्टर बनाना है। तो अब आप लोग देख सकते हो y स्क्वायर प्लस आप लोगों का, अगर आप 9 में आप क्या करोगे 3 घटाओगे, तो फिर अगर आप 9 में से 3 घटाओगे 6 हो जाएगा, और गुणा करोगे 27 -27। ओके, तो यहां से आपका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y, और ये हो जाएगा -3y, और ये आपका 27 बराबर 0। यहां से आपका y स्क्वायर, अब यहां से आप कॉमन ले लो, y कॉमन लोगे तो यहां से y प्लस 9 हो जाएगा, और यहां से -3 कॉमन लोगे तो यहां से y और प्लस माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0। ओके, अब यहां देखो एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 9 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में आपका y -3 हो जाएगा। ये y प्लस 9 हो जाएगा, y -3, इनको बराबर शून्य करो। अब यहां से आप y प्लस 9 बराबर 0 करोगे तो आपका y बराबर हो जाएगा -9। एक तो आपको y की वैल्यू ये मिलेगी, दूसरा मिलेगा y -3 बराबर 0, तो y बराबर 3, दूसरी वैल्यू आपको ये मिलेगी, यानी कि आपको y का 2 मान मिला, एक तो 3 है और एक -9 है। ये हमें y का मान मिला। देखो काफी हार्ड सवाल है। ठीक है, यहाँ से 3 और हमें ये मिला -9, देख सकते हो।
y का हमें मान भी ज्ञात करना था और y का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो ये आपका निर्देशांक ज्योमेट्री का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ नोट कर लो इसको सबको, ठीक है, और आप लोग इसका बार बार रिवीजन भी किया करो। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यदि ए कॉमा वी और सी क्या है, ए बी सी के अंतः कोण है, ए बी सी की क्या है, अंतः कोण है, तो दिखाइए कि जो आपका साइन है फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करना है आप लोगों को, ये तो आपको पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इतना तो आपको पता है। तो यहां आप लोग लिख लो हम जानते हैं, अगर आप जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन आप लोग लिख लो हम जानते हैं, क्योंकि ये क्लास 6 का मैटर है कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब अंतः कोण यहां लिखा हुआ है ए वी और सी है, ए वी और सी है, तो हमारा ए है प्लस वी है प्लस सी है, ये तीनों अंतः कोण हो गए और इनकी जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। हमें इस चीज को इसके बराबर सिद्ध करना है। इधर आप देखो ध्यान से देखना, इधर हमारा क्या है, ए है, इस तरफ क्या है, ए है, तो आप और इस तरफ बी प्लस सी है, ध्यान से क्वेश्चन से कुछ मैच कराओ। तो यहाँ आपका बी प्लस सी कर लो और इधर आप क्या करो, इधर आप लोग कर लो जो आपका 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है, थोड़ा मैच हुआ। अब आप लोग क्या करो, पूरे यानी कि दोनों पक्षों में आप 2 से भाग दे दो। अगर आप कोई भी चीज दोनों पक्षों में देते हो तो कोई भी अंतर नहीं होता है। यहाँ आपका 180 डिग्री बटे 2 एंड यहाँ आप लोगों का माइनस ए, दोनों पक्षों में हमने भाग दे दिया, तो यहाँ से आप बना v प्लस सी बटे 2, b प्लस सी बटे 2 और यहाँ से हमें मिलेगा, ये आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस ए बटे 2, ठीक है, माइनस ए बटे 2, ये हमें मिला ना। अब इतना अगर आपको मिल गया, देखो थोड़ा थोड़ा मैच हुआ कि नहीं, यहाँ आपका v प्लस सी बटे 2, वी प्लस सी बटे 2, ए बटे 2, ए बटे 2। अब आपको एक काम करना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप दोनों पक्षों में साइन से भाग दो, दोनों पक्षों में क्या करना है, दोनों पक्षों में साइन लेने पर आप दोनों पक्षों में क्या लेना है, साइन लेना है। तो अगर आप दोनों पक्षों में साइन लोगे तो यहां आपका हो जाएगा साइन v प्लस सी बटे 2, ठीक है, v प्लस सी बटे 2 और इधर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बटे 2, हो जाएगा ना, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस ए बटे 2, ये हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब आप लोग देखो ये आपका साइन b प्लस सी, ये तो हमारा इतना प्रूव है, एक तरफ का प्रूव हो गया बटे 2। अब इसको कैसे प्रूव करोगे, यहां लिखा हुआ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका 90 डिग्री है और इसको आपको थीटा मानना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जो आपका यहां मैं बता देता हूं, जो आप लोग ध्यान से देखो, आपका होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, कॉस थीटा के। ये एक आपका सर्वसमीका है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस, और थीटा आपका क्या है, a बटे 2। तो फिर अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यही तो हमें प्रूव करना था कि अंतः कोणों का योग जो है आपको इसके बराबर प्रूव करना था। तो साइन आपका b प्लस सी बटे 2 वो बराबर होता है कॉस a बटे 2 के, और ये हमारा हो गया है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व। ये है त्रिकोणमिति का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वैसे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6।
अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा त्रिकोणमिति का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारे बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें आपके 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको ये समझना क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य, कारण सहित स्पष्ट करना है। पहला क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी वो बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी के। ये आपको प्रूव करना है, बताना है कारण के साथ कि जो साइन ए प्लस बी होता है वो बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी के। और दूसरा कारण है आपका, दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तीसरा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो सारी चीजें हम लोग समझेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग पहला समझते हैं। पहला लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी वो बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के। तो यहां आप लोग पहले ए की वैल्यू आप क्या मान लो, अगर हम ए मान लो, क्योंकि मानना पड़ेगा इसमें, माना ए बराबर हम का है 30 डिग्री, ठीक है, तथा हम बी भी 30 डिग्री मान लेते हैं, तथा वी बराबर 30 डिग्री, तब ठीक है, अगर हम इसको भी 30 डिग्री मान लिए, तो अब आप लोग देखो यहां सबसे पहले आप लोग पहला सॉल्व करो साइन ए प्लस वी। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, साइन ए प्लस बी, यानी कि यहां आपको लिखना है साइन ए की वैल्यू हमारी 30 डिग्री है और वी की वैल्यू भी 30 डिग्री है, और ये बराबर है साइन 60 डिग्री के। किसके? साइन 60 डिग्री के, और ये हो जाएगा √3/2। अगर इसकी वैल्यू हमारी √3/2 आई तो इसकी भी उतनी आएगी, तभी ये सत्य रहेगा। तो अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं। इसी में आपका है साइन ए प्लस साइन वी दूसरा, ठीक है। अब यहां आपको साइन ए यानी कि ए की वैल्यू हमने क्या माना है साइन ए, और आपका प्लस साइन वी, हमने साइन ए की वैल्यू माना है 30 डिग्री, और प्लस साइन वी की वैल्यू भी हमने 30 डिग्री माना है। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और प्लस 1/2। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारी 1 आई, इसकी वैल्यू √3/2, देख सकते हो दोनों की अलग अलग वैल्यू आई है। तो अब हम कैसे कह सकते हैं ये बराबर है? ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, यानी कि जो हमारा साइन ए है, ए प्लस वी है, वो इज नॉट इक्वल टू आपका साइन ए प्लस साइन वी के। याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों के से बहुत सारे लोग पूछ भी सकते हैं। तो ये है हमारा पहला। दूसरा देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब हम लोग कैसे पता करेंगे? देखो दूसरा, देखो दूसरा जो हमारा है, सबसे पहले आप देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। फिर हमारा साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। 0 से डायरेक्ट बढ़कर 1/2, यानी कि आधा बढ़ गया। फिर आधा से आपका साइन कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी कि इसका होता है 1/√2। फिर देखो थोड़ा सा इससे ये बड़ा है, ये थोड़ा सा 1/2 छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। फिर हमारा साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब इनसे ये थोड़ा सा बड़ा है, अब इनसे आपका पूरा सबसे बड़ा है साइन 90 डिग्री की वैल्यू बराबर 1, यानी कि हमारा बढ़ते हुए क्रम चला गया, बढ़ता चला गया। अब आप लोग याद रखना कि अस्पष्ट है, क्या है? अस्पष्ट है, देखो ध्यान से समझना, अस्पष्ट है आपका कि थीटा का मान क्या करने पर? बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, चलो बढ़ता है। लेकिन एक बात याद रखना, इसका भी एक कारण है, परंतु ये आपका केवल थीटा बराबर 90 डिग्री तक ही सही है, केवल थीटा बराबर 90 डिग्री तक ही सही है। इसके बाद ये सही नहीं है, केवल आपका 90 डिग्री तक ही सही है। इसके बाद ये सही नहीं है कि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान बढ़ेगा 120 डिग्री, 180 डिग्री, इन सब में ये सही नहीं है। केवल आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना ही केवल ये सही है। साइन थीटा के मान में वृद्धि, यानी कि थीटा के मान में अगर आप वृद्धि करोगे तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा।
तीसरा कारण देखो, तीसरा आपका थीटा का मान बढ़ाने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब आप लोग याद रखना भैया, साइन और कॉस एक दूसरे का दुश्मन होते हैं, क्योंकि अगर साइन में जो होगा वो कॉस में उल्टा होगा, अगर साइन में आपका बढ़ता है तो कॉस में 100% घटेगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इतना याद रखना। अब आप लोग देख लो, जैसे यहां कॉस 0 डिग्री की ही वैल्यू 1 होती है तथा कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो यहां आप लोग कह सकते हो कॉस थीटा में थीटा का मान घटाने पर, ठीक है, अगर आप घटेगा, देखो 0 डिग्री की वैल्यू 1 जबकि 90 डिग्री की मान 0 होता है, तो यहां आपका उल्टा हो जाएगा। अब यहां आप लोग लिख दो कि अस्पष्ट है, यहीं से आपका अस्पष्ट है कि जो थीटा का मान बढ़ने पर जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होती। तो यहां अब आप लोग बता दो इसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये आपका क्या है, पहला क्या है आपका, पहला आपका असत्य है, क्या है, असत्य है, ठीक है। दूसरा क्या है, सत्य है, दूसरा आपका सत्य है, और तीसरा क्या है, ये भी असत्य है, क्या है, असत्य है। तो ये हमें पता चल गया सत्य असत्य, और आप लोगों को कारण भी पता चल गया आखिर कैसे ये हुआ। ओके, समझ में आ गया ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। तो स्टूडेंट ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले जो आपको 7 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ाया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही ज्यादा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस आप समझो, शुरू से लास्ट तक आप लोग समझो, क्योंकि आपके पास बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है और आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझना है। इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो यहां आप लोग देखो, जो हाइट एंड डिस्टेंस का आपका क्वेश्चन है, लिखा क्या है, एक मीनार के या फिर एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब एक मीनार है और एक मीनार के पाद बिंदु यानी कि नीचे से, और भवन का शिखर जो है, ठीक है, भवन के शिखर पर मिलाया जाए तो उसका जो उन्नयन कोण होगा वो 30 डिग्री होगा, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और यदि मीनार जो है वो 50 मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई हमें 50 मीटर दे दिया है, लेकिन अब हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। पहले आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, मैं आपको चित्र में समझाता हूं, ठीक है, चित्र में हम समझाएंगे। सबसे पहले आप देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और यहां आप देखो मीनार जो है वो 50 मीटर का है। सबसे पहले आपको एक मीनार बनाना पड़ेगा। मीनार आप एक 50 मीटर का बना लो। ये देखो एक मीनार मैं बना लिया, ठीक है। देखो ये 50 मीटर का एक मीनार है, और यहां मैं लिख देता हूं ये कितने मीटर का है, 50 मीटर का एक मीनार है। ओके, अब आपको एक क्या बनाना है, एक बनाना है भवन, जो कि इसी के सामने देखो ये एक भवन है। ओके, भवन है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा भवन है। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, ठीक है। अब इस भवन को, ये आपका क्या है, मैं लिख देता हूं भवन, और भवन को आपको x मान लेना है, x मीटर। मैंने x मीटर क्यों माना, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू ज्ञात कर ले, अगर आपको x की वैल्यू पता चल जाए तो आपको भवन की ऊंचाई पता चल जाएगी, या फिर भवन की ऊंचाई, और हमें भवन की ऊंचाई ही ज्ञात करना है, ठीक है। इतना आपको मैटर समझ में आया। मैं नाम दे देता हूं, ये हमारा है ए है, ये हमारा V है, ये हमारा C है, ये हमारा D है, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर आपको यहां क्वेश्चन में समझना है कि मतलब देखो, मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार का पाद बिंदु है, पाद बिंदु से भवन के शिखर का, जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखो समझना क्या है, यहां आप लोग समझो, यहां जो आपका है मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, ये भवन का ये शिखर मिल गया, ऊपर जो होता है वो शिखर है, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री। अब देखो, अब आपको यहां देखो, फिर आपको क्या समझना है, यहां भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भवन का जो पाद बिंदु है, यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो चलो हम स्केल की सहायता से मिलाते हैं। तो इसको भी हमने मिला दिया, और इसका कोण कितना है, 60 डिग्री। बस इतना आपको फिगर में समझना था। सारी चीजें आपको फिगर में समझ में आ गई होंगी। अब आपको सीधा चलना है यहां जो मैंने लिखा है। माना AV एक मीनार है, आपके सामने मैंने बनाया है। AV क्या है, ये एक मीनार है, मैं लिख भी दिया,
ओके। और मीनार की जो जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, यहां आप लोग देख सकते हो 50 मीटर का मीनार है। और मीनार के पाद बिंदु से V से आपका भवन CD की चोटी D का उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री है, यानी कि जो D का ये उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। फिर आप देखो, जबकि भवन यहां अब उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जबकि भवन के आधार बिंदु C से मीनार की चोटी A का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो A जो है ये चोटी है और इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और हमने मान लिया है, माना भवन की ऊंचाई CD बराबर x, इसको मैंने CD को x मान लिया है। पूरी चीजें मैंने वही लिखा है जो मैंने इस फिगर में किया है। एक फिगर का काम करो, आप लोग वो लिख दिया करो। जैसे पहले आप AB मीनार बनाओ तो यहां लिख दो, माना एक मीनार AB है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको लिखना है, एक एक काम करो, वो लिखते जाओ तो फिर आपको बहुत आसानी होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको समकोण त्रिभुज, जो आपका समकोण त्रिभुज आपको ABC में क्या लेना है, त्रिभुज आपको ABC लेना है, यानी कि जो आपका ABC त्रिभुज है। और यहां आप देखो 30 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। यहां आप लोग देखो आपका क्या है 60 डिग्री, ABC ये वाला हमें लेना है। इसका कोण ये है V और इसका कोण ये C है, ओके। तो अब आप लोग tan C वो बराबर होगा लंब यानी कि AV बटे आधार VC। अब इसमें आप लंब देख सकते हो, ये AV जो है वो लंब है और VC वो आधार है। ये जो पड़ी रहती हैं वो आधार होती हैं, जो बिल्कुल खंभे की तरह होती हैं वो आपका लंब होता है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कर्ण होता है। तो अब आप देख सकते हो tan C आपका 60 डिग्री है, तो यहाँ tan 60 डिग्री आप लगा दो, बराबर ये आपका 50 मीटर है, देख सकते हो। और ये हमारा VC कुछ नहीं है, और यहाँ आप लोगों का ये √3 है, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, 50 बटे VC है। और VC की अगर वैल्यू बात की जाए तो VC हमारा होगा 50 बटे √3 मीटर। तो यहाँ हमें VC की यानी कि आधार की वैल्यू हमें इतना मिलेगा, 50 बटे √3 मीटर, ओके। अब आपको दूसरा त्रिभुज लेना है, अब आपको पुनः दूसरा त्रिभुज लेना है। अब आप लोग यहां लिखो कि पुनः आपका जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज VCD में, यानी कि यहां VCD में, ठीक है। अब आपको ये त्रिभुज लेना है। अब यहां आपका V tan कितना है 30 डिग्री है। अब यहां जो आपका है tan कितना है 30 डिग्री, तो यहां आप tan 30 डिग्री रख दो, बराबर आपका लंब क्या है, लंब ये CD है, जो आपका लंब है CD, और आधार हमारा है BC, ओके। समझ में आ रहा है ना सारे क्वेश्चन। अब यहां देखो इसकी वैल्यू होती है 1/√3 और CD मैंने x माना है, और VC हमें मिला है, यहां देख सकते हो 50 बटे √3, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हमें भवन की ऊंचाई पता चल जाएगी। ये जो x की वैल्यू है, तो x बराबर हमारा होगा, ध्यान से देखना, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ये 50 बटे √3 है और ये आपका गुणा में 1/√3 हो जाएगा। जो √3 दोनों नीचे होना चाहिए, ये याद रखना, √3 और √3 दोनों नीचे होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 50 बटे में 3, और इसको अगर एग्जैक्ट बताया जाए तो वो हो जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। बच्चे एक चीज सोचते हैं, सर ने इसे कैसे लिख दिया, 16 सही 2/3 कहां से आ गया। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां आपको 3 में 50 से भाग देना है, 3 एकम 3, यहां 2 आएगा, यहां 3 6 18, ठीक है, यहां बचेगा 2। अब इसी को लिखा गया है, जो 16 आया है इसको 16 सही, और ये जो आपका भागफल है इसको 2, और ये जो आपका है इसको 3, ऐसे लिखा जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां से अगर बात की जाए तो हमें भवन की ऊंचाई कितना पता चला, जो भवन है, भवन की ऊंचाई कितना आया, वो है 16 सही 2/3, यही हमें पता चल गया। यानी कि ये जो आपका भवन है x की वैल्यू है वो आपका आएगा 16 सही 2/3 मीटर। बस इतना सा आपका क्वेश्चन था, और बहुत आसान भी था, और अगर आप लोग नहीं जानते थे तो समझ लो आपके लिए बहुत हार्ड भी था, क्योंकि भाई जिन्हें पता है उनके लिए आसान है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड भी है। तो ये है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का काफी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे, जिसमें अगर आप लोग अपना मैथ का क्वेश्चंस रिवीजन नहीं करोगे, तो आप उसमें ज्यादा मार्क नहीं अचीव कर सकते हो। अक्सर मैंने स्टूडेंट को देखा है कि मैथ में ही नंबर कम रहता है। मैं खुद का बताता हूं, खुद का थोड़ा सा मैथ में नंबर कम था, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूं कि मैथ में ज्यादा आप लोग कोशिश करो। मैं 2-3 बार रिवीजन भी खुद किया था, लेकिन फिर भी मेरा मैथ में 84 नंबर था,
ठीक है, काफी कम मार्क्स था। लेकिन अब आप लोग देखो अकॉर्डिंग टू अदर सब्जेक्ट, मतलब मेरा इंग्लिश में काफी अच्छा मार्क्स था 87 मार्क्स, ठीक है, एंड और सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क थे, लेकिन इसमें मेरा थोड़ा सा कम हुआ, 84 से थोड़ा कम था, यानी कि 82 मार्क 84 ऐसे कुछ था। तो भाई मैथ थोड़ा सा हार्ड है अदर सब्जेक्ट की बजाय, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना मैथ के पीछे। जितना मेहनत करोगे, जितना बार मैथ को रिवीजन करोगे, उतना ज्यादा ही आपके मार्क आएंगे, क्योंकि मैथ को आपको एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी के बाहर भी क्वेश्चंस आते हैं। अब ये देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से समझना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है 60 डिग्री है। देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें कोण भी दे दिया है। मेन यहां क्या है, मेन है बच्चा पार्टी फार्मूला। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अब अगर आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे। तो एक वीडियो मैंने बनाया है पूरे मैथ के फार्मूला, ओनली 1 वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग मैथ के फार्मूला का वीडियो जरूर देखना। पूरे मैथ का फार्मूला ओनली 1 वीडियो में मैंने पढ़ाया है, उसको सिखाया है, लिखाया है, सारी चीजें। अगर आप नोट्स बना लोगे उन मैथ के फार्मूला का, तो अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर आपको कैलकुलेशन मैथ के सवाल में रह जाते हैं, ठीक है। तो यहां आप लोग देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, वो भी वृत्त का। तो यहां आप लोग देखो क्या लिखना है, तो वो आप लोग लिख दो वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या को आर से डिनोट किया जाता है, वो है हमारा 6 सेंटीमीटर। हमें वृत्त की त्रिज्या जो आर है वो 6 सेंटीमीटर दिया है। ओके, याद रखना जो जो दिया है उसको स्पष्ट लिखो, क्योंकि जो जो दिया रहता है उससे ही आपका सवाल लगेगा। अब त्रिज्यखंड का कोण भी हमें दे दिया है, क्या दे दिया है, जो त्रिज्यखंड का कोण है, त्रिज्यखंड का कोण भी हमें दे रखा है। और त्रिज्यखंड का कोण हमें कितना दिया है, थीटा बराबर हमारा है 60 डिग्री। इसको आप हटा दो, थीटा बराबर 60 डिग्री। आपको थीटा यानी कि कोण भी दिया है 60 डिग्री, और आपको यहां त्रिज्या भी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब आप लोगों का मेन प्रॉब्लम है कि तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तब हमें ज्ञात करना है जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब जो जो स्टूडेंट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं वो तो चुटकियों में क्वेश्चन लगा देंगे, क्योंकि उनके लिए काफी आसान है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां आपका 360 डिग्री नीचे लिखा जाता है, और थीटा जो आपका ये जो मान दिया रहता है वही लिखना पड़ता है। और हमें पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू आपको रखना है कितना, कुछ भी रख सकते हो, 22/7 रखो, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी रख सकते हो। ओके, तो यहां आप लोगों को फिर क्या करना है, यहां आप लोग 60 डिग्री आपका ये है और ये आपका 360 डिग्री है, यहां से एक से कट जाएगा, और यहां पाई का मान आप रख दो 22/7, और यहां आपका आर है 6 × 6। यहां से 6 कम 6 कहो 36, यहां से 6 से 6 कट गया। अब देखो ध्यान से समझना, यहां आपका हो जाएगा जो 22 का 6 से गुणा, 22 का 6 यानी कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 और बटे 7, ये हमारा वैल्यू आएगा। इसको अगर भाग दिया जाए, पॉइंट में लाना हो आंसर, तो यहां आपको 7 से भाग देना है 132 में। तो देखो 7 एकम 7, तो यहां कितना बचेगा, 13 में से 7 गए 6, फिर 2, यानी कि 7 8 56, ठीक है, 7 8 56। तो यहां आप लोग 8 लिखो, फिर यहां 56, और यहां अगर आप घटाओगे तो यहां देखो आपका 12 में से 6 गए 0, फिर यहां पॉइंट बढ़ाओ, यहां 0 लगाओ, फिर यहां आप लोगों को क्या करना है 7 8 56, ठीक है, फिर यहां 4 आएगा, ठीक है, 4 ही आएगा, फिर 0 बढ़ाओ, फिर आपको ऐसे करोगे तो एग्जैक्ट आपका जाएगा, कितना हो जाएगा बताएं, वो आप लोगों का हो जाएगा 18.86 सेंटीमीटर, इतना आपका वैल्यू आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है स्क्वायर में लिखना है, चाहे आपका मीटर स्क्वायर हो चाहे आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो, याद रखना। अब आप नीचे लिख देना, अतः जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल वो हमें कितना मिला है, आई होप कि आपको पता चल गया, 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट में आपको कोई दिक्कत हो, तनी मनी इधर उधर हो तो लगभग लिख देना। अगर 0.1 या कुछ में दिक्कत होगा तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा, क्योंकि आपने लास्ट में लगभग लिख दिया है। कोई न्यूमेरिकल में अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो लगभग लिख दो, कोई आपका क्वेश्चन है पॉइंट में आंसर आ रहा है थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो लगभग लिख दो, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। ओके अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और इसको आपको जरूर सॉल्व करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से, एक घन है ठीक है 7 सेंटीमीटर, उसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। और एक बात याद रखना, जो गोले का व्यास होता है वो घन की भुजा के बराबर होता है, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा। इसी में बड़ा सा गोला काटकर निकाल लिया जाता है, इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें जैसे घन से एक गोला काटा जाएगा तो इसकी जो भुजा होगा ये गोले के व्यास के बराबर होगा, ये याद रखना इसमें क्वेश्चन में। तो यहां आप लोग यहां लिख देना जो गोले का व्यास है, गोले का व्यास है, और यहाँ पाई की वैल्यू हमें ये रखना है 3.14, तो बढ़िया सा आंसर आएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और यहाँ घन की भुजा ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। मैंने आप पहले ही बता दिया कितने हैं, दोनों 7 सेंटीमीटर हैं, क्योंकि हमें घन की भुजा दी हुई है और ये घन की भुजा बराबर होते हैं गोले के व्यास। अब गोले का व्यास अगर हमें पता चल गया तो अब आपसे पूछें गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो आप लोग बता सकते हो गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या जो होगी वो गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या होगी 7 में आप 2 से भाग दे दो, यानी कि सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, ठीक है, याद रखना। अब आपको गोले का आयतन का फार्मूला लगाओ। अब आपको गोले का आयतन का फार्मूला पता होगा तभी तो इसे लगा पाओगे। अब गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ। तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब क्यों होगा? क्योंकि आयतन जो होता है वो क्यूब में होता है। मीटर में हो तो मीटर इंटू मीटर होता है 3 बार, क्योंकि इसका क्यूब इसका मात्रक ही होगा। अब यहां आप देखो, यहाँ 4/3 इंटू आपको 3.14 इंटू आपका क्यूब है, यानी कि 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। इन सबको आपको करना है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से थोड़ा ये कटेगा, और कुल मिला के आपका आएगा 538.51 बटे में आपका केवल बचेगा ये 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आपको इसको भाग देना हो तो आपकी वैल्यू आएगी 169.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ये 10 नंबर क्वेश्चन तक ये लास्ट क्वेश्चन था और बहुत ज्यादा मेहनत किया है, इसको बनाया गया है, ठीक है, काफी देर तक। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितना क्वेश्चंस बताया गया है उन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। ऐसा है नहीं कि इसमें से क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये सारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वही सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो आपको एक लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा ही अब आने वाला है सारे सब्जेक्ट का धमाका वीडियो। सारे सब्जेक्ट की वीडियो आने वाली है, बहुत लॉन्ग वीडियो, अच्छी जो आपको 100% वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। ओके तो ये वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।